दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ओवरव्यू इसका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक हर आर्टिकल का जो अलग एक वीडियो मिलेगा आपको जिसमें हर आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में भी आप पूछे जा सकते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं बेसिक लॉ है। कोई भी लॉ इंडिया में अगर कोई भी बेस बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगर आप क्रिमिनल लॉ लो या सर्विस लॉ या फिर सिविल लॉ या किसी भी तरह का कोई भी लॉ है इंडिया में, वो हर चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पिरेशन डिराइव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को लाइफ अपनी जीने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। ये आपको याद रखना है, पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक, 35 तक, 12 टू 35 तक इसमें जो आर्टिकल्स गिवन है, 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक ये पार्ट 3 जाता है। और इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यूएसए था, ये हमारी एक इंस्पिरेशन था। जब हमारे फ्रेमर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने देखा यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बिल ऑफ राइट्स करके कुछ है, बिल ऑफ राइट्स। तो उन्होंने इसको स्टडी किया, उसी को एक तरह से उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से या कहाँ से इंस्पिरेशन ली फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करने के लिए। तो आपको याद रखना है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको कॉपी किया है, कह लीजिए, या इंस्पिरेशन ली है। दीज आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मीन्स, जस्टिशिएबल मीन्स इनको आप अप्लाई करवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो कोर्ट के द्वारा। अगर कहीं पर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो कोर्ट्स के द्वारा इनको आप एक तरह से एडजुडिकेट करवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो, तभी इसको बोलते हैं जस्टिशिएबल। ठीक है, एक होता है नॉन जस्टिशिएबल, जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी नॉन जस्टिशिएबल है। बट फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्सेबल है। कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, इसके ऊपर ऑर्डर दे सकती है अगर कहीं पर भी वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। अगर कोई भी स्टेट वॉयलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, या फिर मान लीजिए कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी पर्सन के अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट में, तो कहीं पर भी इस तरह का कोई भी वॉयलेशन है तो ये जस्टिशिएबल है, कोर्ट एनफोर्स कर सकती है उस चीज को। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैग्ना कार्टा मीन्स बहुत बड़ी मेजर चीज, मीन्स इसके अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना होते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर हम बोलें कि इम्पॉसिबल था एक लाइफ जिसमें डिग्निटी के साथ हम जी सकते हैं, एक रिस्पेक्ट के साथ हम जी सकते हैं। अगर बेसिक राइट्स ही नहीं होंगे तो वो एक ह्यूमन सोसाइटी पॉसिबल नहीं है, वो एक एनिमल वाली सोसाइटी बन जाएगी जहां अनार्की होगी। तो अगर इंडिया में हम बोल रहे हैं कि हमें राइट्स गिवन है या हमें कोई लॉ है हमारे पास, तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओरिजिनली अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट्स गिवन थे, दिए गए थे 7। याद रखना आपको, 7 थे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 14 से 18 तक आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी था। 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम था। अब 19 में, 20 में, 21 में और 22 में क्या क्या है वो हम सेपरेट वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं ओवरव्यू। तो राइट टू इक्वालिटी हो गया 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, राइट टू इक्वालिटी। फिर फ्रीडम के राइट से, जैसे आर्टिकल 19 में आपने अगर कभी देखा हो, पढ़ा हो कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हो, किसी भी तरह की एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, और इस तरह से कुछ आपको आर्टिकल्स गिवन थे, इसमें फ्रीडम्स गिवन थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कोई भी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बारे में आपको जो फ्रीडम गिवन है वो आर्टिकल 25 से 28 है, 25, 26, 27, 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो माइनॉरिटी होती है मान लीजिए, उनके क्या कल्चरल राइट्स हैं, कैसे वो अपने कल्चर को एक तरह से यूज कर सकते हैं,
उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट्स का क्या क्या हैं उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में है। बाई चांस आपने ये शायद ना पढ़ा हो, क्योंकि जब फ्रेम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, फंडामेंटल राइट था। बट बाद में अमेंडमेंट हुई जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था और एक लीगल राइट क्रिएट किया गया था आपका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब नहीं है, बट जब फ्रेम किया गया था तब था आर्टिकल 31 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कहीं वायलेशन है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो और आपके फंडामेंटल राइट्स को हम सिक्योर करेंगे, हम डायरेक्शंस देंगे गवर्नमेंट को कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वो इम्प्लीमेंट करे। तो ये 7 आर्टिकल्स, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए थे। द राइट टू प्रॉपर्टी, अब जिसकी बात हम कर रहे थे, ये डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 44 और 42 मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी इनमें। तो ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो था 44th अमेंडमेंट में जो 1978 में आई थी, इसमें एबॉलिश कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था। उसकी जगह एक लीगल राइट क्रिएट कर दिया था। एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है लीगल राइट। डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिक आपको बता दूं। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट लीगल राइट के लिए आप एक तरह से पहले हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लीगल राइट उतनी ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती जितनी फंडामेंटल राइट्स को दी जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A में लीगल राइट एक क्रिएट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 12 में है। तो ये याद रखना है कि 300A में पार्ट 12 में जो आपका फंडामेंटल राइट था पहले उसको लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कब किया गया? 44th अमेंडमेंट में 1978 की। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास 6 है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें से हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, हर पॉइंट की आपको अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ फीचर्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेली लाइफ में भी समझने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। जो सिटीजन हैं इंडिया के, कुछ राइट्स तो ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। जैसे एम्प्लॉयमेंट का राइट है, हम बोलते हैं कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, मान लीजिए उसके जेंडर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, तो ये सिटीजन्स के लिए ही है एम्प्लॉयमेंट का। बट कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन्स हैं इंडिया के या नहीं है। मान लो बाहर से भी आए हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको भी वो राइट गिवन है। जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। ठीक है, कि ये नहीं है कि फॉरेनर्स आ गए तो उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मींस उनका कोई राइट नहीं रहा, ऐसा नहीं है। तो कुछ राइट्स जो है सिटीजन्स के लिए ही हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सबके लिए हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट दे दिया गया तो किसी भी तरह का वो कुछ भी राइडर नहीं हो सकता या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, स्टेट जो है इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पहले तो आपको देखना है कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप उन रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आते हो। और स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगा सकती हैं फंडामेंटल राइट्स पे। ये आपको याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, और स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। अब जो भी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाए वो रीजनेबल है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे कि वो रीजनेबल है या नहीं। बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगा देती है पॉलिटिक्स के चक्कर में भी और वैसे भी। ठीक है, बट कोर्ट में वो रिट डलती है, कोर्ट में जाते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वो क्वैश हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा क्वैश हो गया लॉ। तो इसका मतलब है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई थी या कोई लॉ बनाया था, लॉ के द्वारा भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कई बार, तो वो रीजनेबल नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बोला कि ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के थीम के अगेंस्ट है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो वो उसको एक तरह से खत्म भी कर सकता है, नलीफाई भी कर सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगी क्या वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, दे आर जस्टिशिएबल, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि कोर्ट में जाके हम उनको एनफोर्स करवा सकते हैं। अलाउइंग पर्सन्स टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जस्टिशिएबल।
दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये मैं गारंटी देता हूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपको मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते तो मैं आपके फंडामेंटल राइट्स का डिफेंस करूंगा, मैं आपको सिक्योर करूंगा कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलें। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को जिसका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है उनको बोला है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, कोई भी जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं कहीं पर भी वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट के द्वारा ही जाओगे, पहले हाई कोर्ट जाना फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से गारंटी है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट का मतलब होता है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो दे आर नॉट सेक्रोसेंट मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक चेंज नहीं हो सकता या ये परमानेंट है। पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को खत्म भी कर सकती है, घटा भी सकती है। ठीक है, तो ये कर्टेल भी हो सकता है, रिपील भी हो सकता है, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय एनी ऑर्डिनरी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करनी है तो उसके द्वारा फंडामेंटल राइट को हम खत्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये परमानेंट नहीं है, ये सेक्रोसेंट नहीं है। तो कीवर्ड है सेक्रोसेंट। पूछा जा सकता है आपसे कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, चार ऑप्शंस हो आपके पास, तो बताइए कौन सा ऑप्शन। तो नॉट सेक्रोसेंट, नॉट परमानेंट, दे कैन बी curtailed, दे कैन बी रिपील्ड बाय द स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं होगा, इतनी मेजर चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। तो अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी है तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, खत्म नहीं किया जा सकता, सस्पेंड मतलब उनकी एनफोर्समेंट जो है कुछ टाइम के लिए डिले कर दी जा सकती है, कोर्ट को बोल सकते हैं, या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, कोर्ट उनको उस टाइम के लिए एनफोर्समेंट के ऑर्डर नहीं दे सकता। सस्पेंशन हो गया मीन सस्पेंड कर दिया, एबॉलिश नहीं हुआ। ये याद रखना है, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि नेशनल इमरजेंसी में वो खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, सस्पेंड होते हैं। एक्सेप्ट, लेकिन सभी नहीं होते, द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। दो आर्टिकल्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, आप पढ़ेंगे। 20 अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इसमें। ठीक है, 21 राइट टू लाइफ के बारे में है। तो 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनके ऑपरेशन को, याद रखना ऑपरेशन को, बट बाकी 20 और 21 को वो सस्पेंड भी नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी में। तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकते हैं। मेरे सेपरेट वीडियोस के थ्रू आपको मैं बेसिक तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप फंडामेंटल राइट्स को सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो। और एक वीडियो आपको ऐसा भी मिलेगा यहाँ पर जहाँ पर आप वीडियोस जो आर्टिकल्स हैं उनकी हर एक की हम बेसिक डिटेल्स में बेसिक डिटेल जो है बात करेंगे, आर्टिकल 14 की, 15 की, सभी आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी इनमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और आप देखते रहिए बाकी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी। धन्यवाद।